बिहार पुलिस ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है और उसके एडीजी कुंदन कृष्णन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अप्रैल मई जून में बरसात से पहले बिहार में अपराध बढ़ जाता है और जैसे ही बरसात शुरू होती है क्राइम रेट्स गिरने लगती हैं। और ये कमाल का जो शोधपरक तार्किक विश्लेषण है एडीजी साहब का, उन्होंने बहुत मेहनत से इसको पता किया है। उन्होंने ये कहा है कि इस समय किसान खाली रहते हैं और इसलिए क्राइम बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि किसान जो भारत का अन्नदाता है, किसान जो ऐसे लोग के लिए खेती करता है जो खाली बैठ के खाते हैं, बहुसंख्यक आबादी के लोग, और खुद बिहार में 70% लोग कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर हैं। तो साहेब ये कह रहे हैं कि क्राइम इसलिए बढ़ती है क्योंकि किसान इस समय खाली रहता है और वो खाली टाइम में क्राइम करता है। इस बात की आलोचना खुद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की है। उन्होंने कहा है कि यह बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। इसकी आलोचना सभी विपक्षी दलों ने की है। खुद एडीजी साहब ने माफी मांग ली है और कहा है कि मेरा मतलब ये नहीं है, मैं खुद कृषक परिवार से हूं, नालंदा से हूं, और मैंने देखा है कि भारत के किसान और बिहार के किसान कितनी मेहनत करते हैं और तब जाके इस देश में लोगों का भरण पोषण हो पाता है। तो मेरी बात को गलत तरीके से लिया गया। उन्होंने बिल्कुल ही रिवर्ट बैक कर लिया दबाव और प्रेशर की वजह से। और 2025 में तो जैसे चुनावी वर्ष है, बिहार में अक्टूबर नवंबर के आसपास चुनाव होने वाले हैं और क्राइम की दर अचानक से बढ़ गई है। अशोक खेमका वाले मामले में दिन दहाड़े हत्या हुई और बाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो एडीजी साहब की बड़ी प्रशंसा भी हुई थी उस समय। एसआईटी के जो है एसटीएफ के चीफ भी हैं वहां के। अभी अभी वहां के एक निजी अस्पताल पारस हॉस्पिटल में एकदम फिल्मी स्टाइल में, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर चल रही हो, कुछ अपराधी आते हैं 5 और वो मर्डर करके निकल जाते हैं। हो सकता है कोई गैंगवार हो, मतलब ये नहीं है कि एक अपराधी ने दूसरे को मार दिया या किसी निर्दोष को मार दिया, लेकिन क्राइम तो हुआ है और इस बात को सरकार भी मान रही है कि क्राइम हुआ है। तो एक सवाल है कि जो हमारे एडीजी हैं, इन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दिया? इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही थी? क्या बिहार की रैंकिंग अपराध में बढ़ी है या गिरी है? देश में किस रैंकिंग पे बिहार आ रहा है? क्या नीतीश कुमार जी के आने से अपराध बढ़ा या घटा, या उसके पहले क्या स्थिति थी? इसी की एक संक्षिप्त समीक्षा करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई विचार अच्छा ना लगे या पसंद आए तो भी कमेंट करिए। आपको क्या लगता है कि बिहार में ये सडन जो राइज हुई है अपराध की, क्या ये चुनावी वर्ष में होने वाला अपराध है कि ये सिद्ध किया जा सके कि इस सरकार में क्राइम रेट बढ़ गई है, या ये नेचुरल ही क्राइम इस सीजन में बढ़ जाता है जैसा कि एडीजी कह रहे हैं, या कोई पुलिस की मानसिकता है कि जो ब्रिटिश पुलिस थी वो एक तरीके से जनता को ही हर बात के लिए जिम्मेदार मानती थी, तो कहीं वो वाला रीजन है? तो एक संक्षिप्त विश्लेषण करते हैं इस पे। देखिए, ये बात तो सही है कि अगर आप पुलिस की व्यवस्था देखेंगे तो पुलिस की व्यवस्था अंग्रेजों के समय में बनी थी। 1861 में पुलिस एक्ट बना था, पुलिस एक्ट बनाया गया था और पुलिस एक्ट के तहत यह कहा गया था कि भारत में एक पुलिस होगी और जो कि राज्य के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध अगर कोई भी कार्रवाई होगी भारतीयों की ओर से तो उनको दमन करने के लिए पुलिस बनाई गई थी। 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता कमाल की दिखी। 1857 की क्रांति इतनी भयानक थी कि इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हुए भारत के लिए और अंग्रेजों की पूरी सत्ता उखड़ने वाली थी 1857 की क्रांति की वजह से। और उन्होंने तय किया कि अगर समय रहते, अगर हमने भारतीयों के क्रांति की विचारधारा या कहीं भी इस तरीके की कोई गतिविधि को न रोका तो अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकेगी भारत की जनता। तो इसीलिए उन्होंने एक दमनकारी पुलिस बनाई, एक औपनिवेशिक पुलिस बनाई, एक ऐसी पुलिस बनाई जिसका काम ही था लाठी डंडा चलाना, दमन करना,
करप्शन बहुत तगड़ा बढ़ा हुआ था ब्रिटिश काल में। इसमें उन्होंने भारतीयों की भी भर्ती की, हालांकि वेतन कम थे, हाफ पैंट देते थे, अंग्रेज अधिकारियों को ही पदोन्नति मिलती थी, लेकिन फिर भी जो लोग पुलिस को ज्वाइन किए वो खुश थे। जब देश आजाद हुआ तो सोचा गया कि पुलिस व्यवस्था का भारतीयकरण कर दिया जाए, जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जैसे आईसीएस का भारतीयकरण किया जाए, जैसे जो रिजर्व पुलिस फोर्स है इसकी भारतीयकरण की गई, सभी सेवाओं का भारतीयकरण किया गया, तो पुलिस का भी किया गया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पुलिस लाठी डंडे की भाषा में ही बात करती है, लोगों के साथ सम्मान से पेश नहीं आती है, पुलिस विभाग में कमाल का करप्शन है। इसके बावजूद कि पुलिस एक आवश्यक बुराई है, पुलिस न रहे तो अपराध कई हजार गुना बढ़ जाए। पुलिस के महकमे में अभी भी काफी सारे ईमानदार लोग हैं। पुलिस एडवर्स कंडीशन में काम करती है, दिन रात 24 घंटे उनकी ड्यूटी लगती है, एक थैंकलेस जॉब है। जो लोग पुलिस में काम कर रहे हैं उनसे पूछेंगे आप तो बताएंगे कि इसमें कोई थैंक यू नहीं होता है। लोग शिकायत ही करते हैं, पीठ पीछे भी करते हैं, सामने से भी करते हैं, नेताओं का दबाव होता है और सारी जिम्मेदारी मीडिया डाल देती है, लोग डाल देते हैं पुलिस के ऊपर। लेकिन यह भी बात सही है कि पुलिस का व्यवहार, अब सभी की बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पुलिस में काफी करप्शन फैलाते हैं, पुलिस का व्यवहार दमनात्मक रहता है, पुलिस का व्यवहार माफियाओं के साथ साठ गांठ वाला रहता है। तो अगर ईमानदार लोग हैं, बढ़िया से काम करने वाले लोग हैं, तो ऐसे खराब लोग भी हैं सिस्टम में। तो कहीं ना कहीं पुलिस रिफॉर्म्स की बात सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में की थी कि जांच करने वाली पुलिस अलग हो, इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस अलग हो, फोरेंसिक तरीके से पुलिस जांच करे, साइबर क्राइम को डील करने की पुलिस अलग हो, नई चुनौतियों को निपटने की पुलिस अलग हो। जैसे अमेरिका में, जापान में, रूस में पुलिस आम लोगों से बहुत सम्मान के साथ बात करती है, ठीक वैसे ही पुलिस हो। नेताओं के चंगुल से बाहर की पुलिस हो। लेकिन अभी तक ये पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो पाया क्योंकि नेता चाहते ही नहीं है कि पुलिस हमारी चंगुल से छूटे, चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। जैसे ही कोई सत्ता में आता है पुलिस का दुरुपयोग शुरू कर देता है, ये भी एक बात है। तो अब इसके बाद की कहानी अगर देखें तो क्या वास्तव में बिहार में क्राइम रेट बढ़ी है? अब एक मैं आपको बात बताऊं कि जब 1990 से और 2005 तक, मतलब नीतीश कुमार जी के पहले क्राइम इतनी थी, अगर मैं 1990 से 2005 तक के समय को गिनूं लगभग, तो 800 करोड़ रुपए की, इंडिया टुडे में निकला था कि 800 करोड़ रुपए की किडनैपिंग इंडस्ट्री थी बिहार में उस समय। और जो किडनैपिंग इंडस्ट्री थी, ये पूरे देश से जितने भी किडनैपिंग के मामले आते थे, सारे जो सूत्र थे वो बिहार में जुड़ते थे। कमाल की स्थिति थी, खुलेआम वसूली चलती थी, गुंडागर्दी चलती थी, लोगों की अगर बाइक कार खड़ी हो तो खुलेआम चोरी हो जाती थी, कोई रिपोर्ट लिखने वाला नहीं था, पुलिस को लोग कुछ नहीं समझते थे, अपराध का गढ़ बन चुका था बिहार। ये रियलिटी है। जब बारात जाती थी यूपी से और आसपास के क्षेत्रों से बिहार में, तो बारातियों के ऊपर फायरिंग होती थी, बाराती बंदूक लेके जाते थे और वो भी क्रॉस फायर करते थे तो बच जाते थे, नहीं तो उनको लूट लिया जाता था, कई लोगों को जान से मार दिया जाता था। एक तरीके से जिस जंगल राज की बात की जाती है वो था, डेफिनेटली था, इसमें कोई संदेह नहीं है, 500% था। अब देखिए, यही वो काल है जिस समय लालू जी शासन में थे। लेकिन अब ये, जैसे अब मान लीजिए लालू जी के शासन को अगर आप देखेंगे तो अब ये कुछ लोग इसको देखते हैं कि ये सामाजिक क्रांति का भी समय था, कि जब निचली जातियों को बड़ी जातियां दबाती थी, तो लालू जी का आना एक सकारात्मक व्यवस्था थी और उससे काफी बदलाव आया निचली जातियों में। वो भी समझे कि हमको सत्ता में एक बराबर की हकदारी मिलेगी, अब हमें सम्मान मिलेगा, जो पूरी सिस्टम से बदल दिया गया था वो हमें मिलेगा। तो एक तरीके से सामाजिक क्रांति का भी समय था, लेकिन ठीक उसी समय अपराधीकरण का भी समय था। राजनीति का अपराधीकरण हो गया था और अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया था इस दौर में, इस 15 साल में। अब जब नीतीश कुमार की सरकार आती है 2005 में, तो इसी विरोध में आई थी कि इस जंगल राज को बदलना है, बिहार की इमेज को बदलना है। और वास्तव में ये जानिए कि 2005 से लेके और लगभग मैं ऐसा कहूं कि 2023 तक मान सकते हैं आप कि 2023 तक वास्तव में बिहार की इमेज काफी सुधरी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार शिक्षा के मामले में बहुत आगे चला गया,
अपराधीकरण बिल्कुल गिर गया, लेकिन ड्रास्टिक चेंज हुए। बिहार के बारे में ये जो अपराधीकरण हो रहा था, किडनैपिंग बढ़ रही थी, पूरा गुंडा राज स्थापित हो रखा था, बिहार एकदम असुरक्षित हो गया था, रोड सड़क पानी बिजली सब कुछ ध्वस्त था, ये अचानक से कम हुआ। और कहा गया कि नीतीश कुमार का ये विजन था जिससे कि और एक कंट्रोल था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब जबकि वो अलग बात है कि नीतीश कुमार की इमेज पलटू राम की हो गई, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जितने दिन वो सत्ता में रहे, अगर हाल फिलहाल 2025 को छोड़ दें और 2024 के समय को छोड़ दें, जब से उनकी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर ये सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, तब अगर उस काल को छोड़ दें, 1-1.5 साल को, उसके पहले काफी इमेज सुधरी। और इसके बावजूद कि झारखंड अलग हो गया था, बिहार के सामने अलग चुनौतियां थी, तो विकास के मामले में जो मैंने खुद महसूस किया, सुरक्षा की स्थिति बढ़ी, अपराधीकरण गिरा, विकास की अलग स्थिति बनी, पलायन तो उतना नहीं रुका लेकिन काफी हद तक ठीक हुआ। और जो बिहार की इमेज कहते हैं कि बिहारी जगह जगह माइग्रेट कर जाते हैं, तो भाई वो एक पूरा सिस्टम जब तक केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नहीं काम करेगी, जब तक पूरे लोग नहीं मिलकर काम करेंगे, तब तक नहीं ठीक होगा। तो इन्होंने 15 साल तो बढ़िया शासन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने लालू जी के समय से इसकी तुलना करनी हो, सामाजिक क्रांति वाले चीज को माइनस कर दीजिए, उस मामले में तो मैं सहमत हूं, लेकिन अपराधीकरण वाले मामले में ड्रास्टिक गिरावट हुई। इमेज भी चेंज हुई थी बिहार की काफी हद तक, कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदल दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन्होंने कोई धर्म की राजनीति नहीं की, इन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको लेके ये चले। वो अलग बात है कि इन्होंने कभी कभी बीजेपी से समर्थन लिया, कभी राष्ट्रवादी जनता दल से समर्थन लिया। अब 2025 में जबकि चुनावी वर्ष है, तो ये जानना आपको जरूरी है कि क्या बिहार की रैंकिंग क्या है क्राइम के अंदर में। तो बिहार की रैंकिंग आप देखेंगे तो खुद बिहार की पुलिस व्यवस्था ने यह कहा है कि हम 19वें रैंक पे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो टॉप के जो स्टेट हैं क्राइम में, उसमें जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहती है, उसमें टॉप 10 में कहीं बिहार नहीं है। आप जब आप बिहार की बात देखेंगे तो यहाँ यूपी टॉप पे है, 2 नंबर पे है दिल्ली, और तीसरे नंबर पे है केरल। केरल में इसलिए क्योंकि ज्यादा अपराध लिखवा दिए जाते हैं, यूपी इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा है, दिल्ली में क्राइम देखते ही रहते हैं, दिन दहाड़े क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो केरल और फिर महाराष्ट्र, क्योंकि यहां भी जागरूकता अधिक है तो लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं। फिर राजस्थान 5वें नंबर पे है, 6ठे नंबर पे मध्य प्रदेश है, 7वें नंबर पे तमिलनाडु है, फिर 8वें नंबर पे असम है, फिर 9वें नंबर पे गुजरात है। ये जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा, गुजरात है। और 10वें नंबर पे आपको एक तरीके से देखा जाए तो अब 10वें नंबर पे अन्य भी राज्य दिख रहे हैं, माने अदर्स लिख लीजिए, उतना कोई जानने की जरूरत नहीं है, खाली मैं बता रहा हूं कि बिहार 19वें नंबर पे आ रहा है। तो अभी भी क्राइम रेट वहां पे काफी कम है, हालांकि 2025 में काफी घटनाएं घटी हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही हो कि ये सरकार में क्राइम रेट बढ़ गए हैं और ओरिजिनल जंगल राज यही है। तो ये भी ध्यान देने की बात है। तो अब क्या निष्कर्ष निकाले, इसका वोटिंग से कोई मतलब नहीं है, और ये भी मतलब नहीं है कि अगर विपक्षी पार्टी या आरजेडी या कोई अन्य दल जीत गया तो क्राइम फिर से बढ़ जाएगा, जो 1990 में बढ़ा हुआ था और 2005 तक था। ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि बिहार के जो मुख्य मुद्दे हैं वो पलायन है, जो माइग्रेशन है, जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे कैसे लगाए जाएं, और जो इमेज है वो कैसे सुधारी जाए, शिक्षा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, किसानों की हालत कैसे ठीक हो, आधारिक ढांचा कैसे बेहतर किया जाए, आधारिक ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बेहतर किया जाए, सुरक्षा की स्थिति कैसे बने, और क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हम इमेज बदल पाए बिहार की। ये बड़े सवाल हैं, किसी की भी सरकार बने ये बड़े सवाल हैं, और इसको हल किए बिना बिहार की स्थिति नहीं बनेगी, न सुधरेगी। और यही बात आपको याद रखनी है कि हमें जाति धर्म क्षेत्र
और आज के समय में प्रोपागेंडा से दूर रहना है और यह भी देखना है कि आखिर हमारे ये इश्यूज डील हो पा रहे हैं कि नहीं। तो ये थोड़ी बातों का गौर करना है, लेकिन पुलिस को जरूर इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि इतने ऊटपटांग से बयान देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बेइज्जती होगी और लोग मानेंगे कि बिहार पुलिस उतना गंभीर नहीं है मामलों को हल करने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके की किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।